अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, हालिया दिनों में पाकिस्तान को दुनिया बड़े बेस्ट वे में इंगेज कर रही है, वाशिंगटन हो, वो यूरोप हो या फिर मिडल ईस्ट। लेकिन एट होम हम कह सकते हैं कि बहुत सारे अभी चैलेंजेस दरपेश हैं, वो सिक्योरिटी के मामलात हों या मुल्क की मईशत हो, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मुल्क के जो सियासी मामलात हैं वो भी कुछ हल तलब हैं। तो गोया कि इस वक्त हुकूमत वक्त जो अपने आप को बड़े कंफर्ट जोन में फ़ील कर रही है, शोल्डर्स अप हैं, और लगता ही है कि अब क्योंकि ऐवान के अंदर भी 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है हुकूमती इत्तेहाद को, तो अब आगे चल के हुकूमत वक्त का इन चैलेंजेस को गोया कि मीट अप करने के लिए क्या विज़न है, और जो सवालात कुछ उठ रहे हैं इस वक्त गोया कि सोसाइटी के अंदर और ऐवान के अंदर, पॉलिटिशियंस के अंदर, सिविल सोसाइटी में, उनके जवाबात भी हुकूमत वक्त के पास हैं कि नहीं। तो आज अगेन हमने दावत दी एक ऐसी हस्ती को, ऐसी शख्सियत को कि जो मुस्लिम लीग नून में बड़ी मोतबर शख्सियत तस्वर होते हैं, अगरचे वो वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो शरीफ बरादरान की किचन कैबिनेट के हिस्सा हैं, गोया कि उन्हीं के मुशावरत से मामलात को आगे ले जाया जाता है तो गलत ना होगा। तो वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए पहले तो। और नाज़रीन, इस इंटरव्यू का आगाज़ पहले फ्रेंडली फायर से करते हैं, उसके बाद फिर कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे आपसे। तो सर पहले तो सवाल मेरा ये होगा कि पिछले दिनों गोया कि एग्रीकल्चर को रिवाइव करने से मुतल्लिक़ एक इजलास प्राइम मिनिस्टर की सदारत में हुआ, उसमें आप भी शरीक थे। तो कोई एक नया रोड मैप आया है? क्योंकि अगेन हम बार बार कहते हैं कि एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है, नीड्स एट होम, और फिर एक्सपोर्ट के हवाले से भी उसका बड़ा रोल है। तो कोई नया रोड मैप तो लेके आ रहे हैं सामने? थैंक यू शराय साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। सबसे पहले आपने यहीं से शुरू किया एग्रीकल्चर सेक्टर के मतलब, तो मैं समझता हूँ कि जो आपने बात की है, एग्रीकल्चर इज़ अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकानमी, और इसके जो डिविडेंड है, इसको अगर हम ग्रोथ लाएं इसमें, तो वो बहुत जल्दी मिल सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ आपको पता है कि टर्न अराउंड अगर करना चाहें तो सही। तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जब से हुकूमत आई है वो फोकस्ड हैं, प्रायोरिटी उनकी प्रायोरिटी एरिया है एग्रीकल्चर सेक्टर, और उस पर उन्होंने फोकस किया हुआ है। और इस कोई 8-10 महीने में उन्होंने बेशुमार मीटिंग, एक नहीं की बेशुमार मीटिंग की हैं एग्रीकल्चर पर, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब, क्योंकि एग्रीकल्चर सूबा है, बड़ा सूबा सर, बड़ा सूबा है, तो उसमें काफ़ी उनको उसकी नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो उनको इश्यूज़ का भी पता है, बहुत सारी चीज़ें होंगे कि कहाँ पे डिक्लाइन आई है, कॉटन किस तरह है, किस तरह बेहतर किया जा सकता है, सो ऑन, सारी क्रॉप्स का सही। तो वो उन्होंने कोई टेक्निकल और एक्सपर्ट्स की कोई मुख्तलिफ टास्क फोर्स भी बनाई, फिर वर्किंग ग्रुप बनाए, सही, और उन्होंने बड़ी मीटिंग्स की, फिर कमेटी भी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हेडेड बाय मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी। तो टू कट इट शॉर्ट कि उनका ये बहुत फोकस्ड है, और ये जिस मीटिंग का आप हवाला दे रहे हैं उसमें यकीनी तौर पे आप ठीक कहते हैं कि वो फाइनल स्टेज पे हम पहुंच गए हैं। अच्छा। जहाँ पे रोड मैप की बात होती है कि एक रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर को किस तरह हम उसमें ग्रोथ ला सकते हैं, किस तरह उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं, किस तरह जो हमारे फार्मर हैं उनके जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरह एड्रेस किया जा सकता है। जिस तरह एक्सेस टू फाइनेंस है कि उनको जो क्रेडिट है वो आसानी से मिल सके विदाउट कोलेटरल, छोटे फार्मर की बात कम इंटरेस्ट रेट में मिले सर, वो भी तो है ना, इनपुट कॉस्ट भी कम, या फ्री मार्कअप, जीरो मार्कअप हो, और गवर्नमेंट जो है वो बैंक्स का जो लाइबिलिटी है या उसका जो मार्कअप है वो गवर्नमेंट बियर करे। तो ये मुख्तलिफ स्कीमें हैं जो रोड मैप में दी हुई हैं, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल अब एक फॉरेन कैबिनेट के पास उसको लेके जाना है, तो जब वहाँ से मंजूरी हो जाएगी तो फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो SAFC के थ्रू भी तो सर है ना सर, SAFC के थ्रू भी ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव लिया गया, फिर वो कुछ चोलिस्तान को भी अब आबाद करने जा रहे थे। तो ये प्रोजेक्ट्स भी हम समझें कि ऑन हैं या उनको फ़िलहाल छोड़ के तो किसी और तरफ हम जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऑन है। GPI जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है उसके आगे उसके बहुत सारे हिस्से हैं, तो बहुत उसमें उन्होंने काम किया है। SAFC का ही वो हिस्सा है। तो SAFC तो ओवरऑल सारे जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको
देख रही है कि किस तरह चीज़ों को फैसिलिटेट किया जा सकता है, किस तरह इन्वेस्टमेंट लाई जा सकती है, और लोगों को जो वो रेड टेपिज्म वाली बात है कि टू कट द रेड टेपिज्म, उसको किस तरह मिनिस्ट्री से जल्दी लोगों को जो मसाइल हल हों इन्वेस्टर के। सही है। तो वो बहुत सारा चुलस्तान में इन्होंने लेके गए हैं वो वहाँ पे वो आबाद करने के लिए। तो कुछ एरिया उन्होंने कुछ 1000 एकड़ उन्होंने आबाद किया है। तो पानी का वहाँ मसला है, लेकिन मैंने भी विज़िट किया था। आर्मी चीफ भी गए थे, चीफ मिनिस्टर साहबा जो पंजाब है वो भी गए हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वाकई वो एक मिरेकल की तरह इन्होंने काम किया है। वहाँ पे जो उसको ग्रीन एरिया में बदला है। जी जी। लश ग्रीन एरिया था, जबरदस्त क्राप थी, बहुत ज़बरदस्त क्राप थी उनका। जो पर एकड़ यील्ड है वो भी उसका काफ़ी ज़्यादा थी। जो हमारी अगर 30 होती है तो 50 के करीब थी। अच्छा। 45 होती है 40-60 के करीब थी। तो वो बड़ा अच्छा है, इनके इनिशिएटिव है और वो परसू उसको कर रहे हैं। तो सारे सिस्टम को उन्होंने काफ़ी। तो हम कहें कि नहरों का जो मंसूबा था वो डिले हो गया, बट होगा आगे चल के। होना चाहिए, मैं तो समझता होना चाहिए, क्योंकि इशू यहाँ पे क्योंकि फेडरेशन है और मुख्तलिफ सूबे मिल के फेडरेशन बनाते हैं और उनके भी जो सारा सिस्टम है उसमें उनकी पार्टिसिपेशन चाहिए होती। तो बाज़ कोई इशू आ जाता है, सिंध को उस नहरों से जो नाम लेते हैं उसका इशू है, लेकिन वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने की कि उनका पानी नहीं, पंजाब का अपना पानी, पंजाब का अपना पानी जो डाइवर्ट करेंगे हम। तो फाइनली किसी वक्त शायद ये सेटल हो जाए, लेकिन वहाँ पे अगर ये सिलसिला हो जाए तो बहुत अच्छा है पानी का मुनासिब। सर थोड़ा सा चीनी की बात, इन दिनों बड़ी डिबेट हो रही है और उंगलियां उठ रही हैं कि जी बड़ा अजीब है कि पहले 7.5 लाख टन आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर अब 5 लाख आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और जब एक्सपोर्ट आपने की है तो कीमतें कहीं पता नहीं 136 पे थी, अब 200 पे तकरीबन जाके पहुंची हैं। तो बीच में तो लगता है कि जी शुगर माफिया सब कुछ खा गया, हुकूमत को पता नहीं चला कि उनके साथ हुआ क्या है। देखिए शराय साहब, ये क्वेश्चन आपने ऐसा किया है जिसका मैं आपको थोड़ा तफसील से जवाब दूंगा। यकीनन सर। जो मीडिया है जी, ये जो मैनिपुलेशन जो माफिया की आप बात करते हैं या चीनी के जो मालिक हैं मिलों के, अगर वो मैनिपुलेट करते हैं तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मैं मीडिया को यही कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी सनसनीखेज खबरें देते हैं जिससे पैनिक होता है और नेचुरली उससे मार्केट जो इम्पैक्ट आता है मार्केट फोर्सेस पे वो डिफरेंटली। आपका ख्याल है मीडिया से टूल यूज हो रहा है? टूल मेरा अपना ख्याल है, वो अगर इनोसेंटली हो रहे हैं या उनको ये इसका पता नहीं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है इनकी खबर से कि किस तरह उसका मैसेज आता है। मैं थोड़ी तफसील बता दूंगा। जो पिछले साल की बात हो रही है उस वक़्त जो चीनी थी वो सरप्लस थी। सही है। और जो हमारे पास डाटा आता था खासा उस पर गलट की सूरत हाल बनी थी, और हमारा ख्याल था कि जनरली प्राइम मिनिस्टर साहब तो का डिफरेंट ख्याल था। प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते थे कि ये चीनी एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन मिनिस्ट्री का और बाकी इदारों का जो भी रिलेटेड अदारे थे या कमेटियाँ बनी थी उनका 90% यही ख्याल था कि होनी चाहिए, क्योंकि उस वक़्त हमारी जो प्रोडक्शन थी या हमारे पास स्टॉक था वो 7.5 मिलियन था। अच्छा। 75 लाख था। सही है। और उसमें हमारी कंजम्पशन जो है वो 6.63 लाख है। अच्छा। मीनिंग बाई के इसका कोई 7.6 था या कितना था। तो इसमें वो कहते हैं 15 लाख सरप्लस है, लेकिन एंड ऑफ द डे पता चला 13 लाख सरप्लस है। तो 13 लाख सरप्लस को रखना उस वक़्त इतना उस पर इम्पैक्ट आता नेगेटिव कि जी ग्रोअर को भी इंदा पैसे ना मिलते, क्योंकि चीनी की प्राइसेस जो थी वो कम थी। अच्छा। वो कहते हैं हमारी कास्ट ज़्यादा है और ये प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो उसका एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई अगर सरप्लस है तो एक्सपोर्ट करें इसको। सही। तो उस वक्त प्राइस जो थी जब ये फैसला किया तो उस वक्त प्राइस थी मार्केट में 138 पर किलो। बिल्कुल ऐसे है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये एक्सपोर्ट है, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। खदशा है, जाहिर सी खदशा है। तो उसकी उन्होंने प्राइस की कि सिर्फ 2 रुपए की मैं इजाज़त देता हूँ, 140 के करीब इसकी एक्समेल कर लें, बट इससे ऊपर नहीं जाएगी। इससे ऊपर नहीं जाएंगी, ये सीलिंग थी। ठीक है। लेकिन खान साहब मैं आपको बता रहा हूँ देखने में ही आया
जब इजाज़त हुई पहले $750 थी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। जी जी। फिर जब इजाज़त दी काफ़ी महीनों बाद दी तो उसकी 550 पे आ गई। पहले तो वो हमने जो लेट किया, हाँ, उससे हमें $1 बिलियन जो आना था वहाँ हाफ ऑफ वो रह गया। तो वो इसकी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 138 जिस दिन हमने इजाज़त दी जी, बजाय वो थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन से बेहतर होता, जी जी, वो 138 से 135 हो गई, 132 हो गई, 130 हो गई, एंड अप हुई 118 119 पे। अच्छा, डिक्लाइन क्रैश कर गई मार्केट, इसके बावजूद कि हमने इजाज़त दी थी। हाँ, तो इम्प्रेशन तो जाना चाहिए था कि बढ़ती। ये रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो इसको चेक कर लेंगे 118 119 तक होगी वो एक्सपोर्ट हुई। लेकिन जब कोई 2 लाख के करीब या 2.5 लाख के करीब एक्सपोर्ट की, लेकिन लास्ट जो है वो जो 5 लाख एक्सपोर्ट की इजाज़त दी हुई तो थोड़ी सी कम है 7.5 से। लेकिन जब वो 5 लाख की इजाज़त अक्टूबर था, क्रशिंग सीजन का ट्रेडिशनली ये 15 नवंबर को शुरू होता है। अगर वो हो जाता क्रशिंग सीजन, हम उसको रखते तो वो और ज़्यादा जो गड़बड़ है, फार्मर को पैसा ना मिलता, फैक्ट्रियाँ उस तरह ना चलती हैं और ये गड़बड़ होती है और वो जल्दी चलाते भी ना। तो वो दी और उसके बाद हमने 5 लाख एक बफर स्टॉक जो अनप्रेसिडेंटेड है वो गवर्नमेंट ने रखा। गवर्नमेंट ने रखा तो उनके पास ही वो कहता जी हमारे पैसे ब्लॉक हैं, बैंक के ब्लॉक है, आप अपनी टीसीपी से ले लें, इसको रखें। और गवर्नमेंट को रखना चाहती है ताकि हमारे पैसे हैं, हम मार्कअप दे रहे हैं उसमें। तो वो हमने कहा नहीं आप ही रखेंगे। तो अगले दिन उधर गन्ने की जो ग्रो आना था उसमें प्रोडक्शन उसकी जो हमें मिल रही थी प्रोजेक्शन वो ये था 2% पिछले साल से ज्यादा एरिया लगा है। अच्छा, और हेल्दी क्रॉप है। सही है, मीनिंग बाई के पिछले साल से ज्यादा प्रोडक्शन होगी। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जब वो पहुंचते हैं फसल आखिर तक पहुंचता है जी, वो मैच्योर होता है तो उस वक्त हीट की वजह से उसकी यील्ड भी कम हो गई और उसकी जो रिकवरी थी बीच में जो सिक्रोज होता है वो भी कम हो गया। और जो हमें नवंबर में चली लेकिन जो दिसंबर में हमें फिगर मिला वो कम था। वो प्रोडक्शन पिछले साल के महीने से कम हुई, डिक्लाइन आया उसमें, डिक्लाइन आई। हमें समझ आ गई कि ये डिक्लाइन है। लेकिन ये जो शोर शराबा हो रहा है कि जी प्राइस एक्सपोर्ट की वजह से ऐसे होगी, ये अप्रैल तक सीजन तो शुरू होता है ना नवंबर में जी जी, और एक्सपोर्ट भी खत्म हो गई। एक्सपोर्ट की तो जब हमने देखा कम है तो जो हमारे पास 40-50 हज़ार रह गई थी एक्सपोर्ट नहीं हुई थी उसको हमने रोक लिया। सही है, फिर भी रोक लिया, ठीक है। तो वो जो जरा डाटा उठा के देखें तो उस वक्त भी ये प्राइसेस कम रही। रमज़ान के शरीफ के महीने में, रमज़ान में अप्रैल में था रमज़ान, जी जी, ऐसे 130 रुपए में मिलती रही, बिल्कुल 130 रिकॉर्ड में है। सही। तो ये गलत बात है। अभी कोई महीने से ये खराबी कर रहे हैं, ये मैनिपुलेशन है। अच्छा, तो अभी जो प्रोडक्शन हुई वो हमारी 5.8 हुई, सही, जो 6.7 हुई थी जी, वो 5.8 हुई है। साल कम हुई है, बिल्कुल ऐसे 1 मिलियन के करीब कम हो गई। और उसमें 5 लाख जो हमने रखी हुई थी वो डाल के 6.3 होगी। वो अब हमारे पास वो नेक टू नेक जो हमारी रिक्वायरमेंट है साल के उसके अकॉर्डिंगली उससे ये फायदा उठा रहे हैं। अगर सही हो ये ना माफिया ये काम करे, मैनिपुलेशन या मीडिया इस तरह ना करे तो ये हमारे शायद इंपोर्ट की जरूरत ना पड़ती। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी जब मैं बता रहा हूँ 6.3 हमारे पास है, फिर भी वो कहता है 40,000 50,000 या 1 लाख बच जाएगी हमें अगर ये हम अर्ली उसको क्रशिंग शुरू करा लें, 15 नवंबर को करा लें या कुछ कर लें, या जगह नवंबर को करवा लें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो ये जो माफिया है अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो माफिया को नकेल किसने डालनी है, तो छोटी सी ब्रेक के बाद इस हवाले से भी जवाब लेते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। तो साहब, इनफैक्ट वो जो माफियाज की बात की जाती है इसका मतलब है कि माफिया इतने पावरफुल हैं कि अगर देखा जाए तो मार्केट इतनी ऊपर गया कि 40 रुपए का कहा जाए डिफरेंस जो आपने भी कहा आ चुका है। तो सर ये फिर इनको लगाम कौन डालेगा? अगर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो भी बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मुकम्मल नहीं कर सका। जी जी, वो 1-2 चीज़ें रह गई हैं।
अब ये आ रहा है कि जी एक्सपोर्ट इन्होंने सस्ती की और इंपोर्ट महंगी कर रहे हैं जी। बाहर से ये डॉलर कमाया कम हुआ, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं आप। डॉलर हमने कमाया 400 मिलियन, ठीक है। अब जो हम खर्च करने जा रहे हैं वो मैक्सिमम 150 मिलियन करेंगे। अच्छा। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ 550 पे हमने उसको एक्सपोर्ट की थी डॉलर पे, ठीक है। और इस वक्त 480 के करीब हम उसको ले रहे हैं, और क्वांटिटी भी थोड़ी है तो इंपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 1, ये बड़ा गलत मैसेज देते हैं, ये भी मीडिया मैंने खुद सुना है कि जी पहले सस्ती एक्सपोर्ट की और अब महंगी इंपोर्ट कर रहे हैं। जी, ये वो पिछली रजीम वाला मसला नहीं है, ये तो एक इकोनॉमिक्स का असूल भी है कि अगर सरप्लस कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर दें, अगर उस वक्त में सस्ती मिल रही है तो इंपोर्ट कर लें, ये उससे पैसे बचते हैं, हमें ज़र मुबादला बचा है, कोई 200-250 के करीब बच गया है। तो अभी प्राइस जो है वो मैनिपुलेटेड है, ये इनको हमें प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ वरीड अबाउट दिस, और वो इससे डिस्टर्ब हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट जो करने जा रहे हैं इससे भी जब आएगी तो इंशाल्लाह ये प्राइसेस स्टेबलाइज करने के लिए। हारून अख्तर जैसे लोग आपकी कैबिनेट के अंदर बैठे हैं, वो भी तो इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है सर, कुछ उनसे पूछ लें कि इस मसले को कैसे हल करें। मैं इस पे क्या कमेंट करूं, लेकिन बस हमारी उनसे बातचीत होती रहती है कि आप रीजनेबल मुनाफा कमाएं, जो नजायज मुनाफा नहीं कमाना जो इस्लाम में बना है। तो ये सेक्टर का इलाज पता जी सिर्फ यही है कि इसको डीरेगुलेट कर दें, इसको छोड़ दें, और मिलें कोई और लगाना चाहता है लगाएं। ये सबसे ज़्यादा मैं टीवी पे कह रहा हूँ, ये सबसे सिर्फ एक सेक्टर जो प्रोटेक्टेड है, जिसकी इंपोर्ट बंद है, जिस पे टैक्सेस लगाए हुए हैं, नहीं लगने चाहिए, कस्टम ड्यूटी लगी हुई है, इनकम टैक्स पे उस पे है, इंपोर्ट पे मैं कह रहा हूँ, सही में, और बहुत सारी चीजें उस पे वो हटा देंगे तो आप नहीं हटनी चाहिए। जब दूसरों पे कर रहे हैं क्यों प्रोटेक्शन, जब दूसरी फैक्ट्री को प्रोटेक्शन नहीं है, किसी को भी प्रोटेक्शन तो शुगर के लिए शुगर एक सेक्टर क्यों बना हुआ है लाडला, क्यों ये एक हमारा एक ऐसा बेबी है, इसकी इंपोर्ट का हम खोल दें, इसके टैक्सेस जो हैं जो अकॉर्डिंग टू जो भी FBR का फार्मूला उसके मुताबिक चले जाएं, कस्टम ड्यूटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि इसको डीरेगुलेट करें, आप लगाएं फैक्ट्री, मैं लगाऊं, ये लगाएं, कोई लगाए, और इसको क्यों लाइसेंस बेस पे जारी हो, फ्लोर मिल लगा ले बंदा, कोई जिनिंग लगा ले, कोई राइस मिल लगा ले, कोई लगा ले, वो लगा सकता है, सही, ये भी लगाएं, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब बस ये सेक्टर को मेरा हमें देखना चाहिए सीरियसली, गवर्नमेंट को इस पे हमें एक डिसीजन जो है ना लेने चाहिए, थोड़े से इसकी जो पॉलिसी नहीं लानी चाहिए हमें। कोई मसलते हैं सर वैसे, क्योंकि वो कहते हैं कि जब 1 रुपया बढ़ता है चीनी के पर केजी के ऊपर तो कोई 2.5 अरब रुपया लोगों की जेबों से निकाल नहीं रहा चाहता। नहीं, 2.5 मुख्तलिफ ये फैक्टर देते हैं, कोई 1 अरब कहता है, कोई 2.5 कहता है, कोई 50 करोड़ कहता है, लेकिन उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन मसला ये है कि कोई मसला नहीं है इस प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर मैं आपको बड़े क्लियर हेडेड है, ऑन ओथ कह रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, ये बिल्कुल कोई रू रहत नहीं है किसी की, ना मेरी है, ना आपकी है, ना हारून की है, ना किसी की भी नहीं है। वो सिर्फ सोचते हैं तो कॉमन मैन का सोचते हैं, सोचते हैं तो अच्छी पॉलिसीज का सोचते हैं, गवर्नेंस का अच्छा सोचते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन का सोचते हैं, रिफॉर्म्स का सोचते हैं, सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। और इसमें भी उन्होंने कोई रू रियायत नहीं है, आपको रिजल्ट भी मिल जाएंगे, कोई ऐसी रू रियायत नहीं है। तो सर अब तो बड़े कंफर्ट जोन में आ गए ना, पार्लियामेंट के अंदर भी 2 अक्सरियत, खुद नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई है। अब तो आप मेरे ख्याल में ज़्यादा, तो जो पहले आप लोगों का ख्वाब था 27वीं यानी तरमीम का, रातों को जाग के आपने 26वीं यानी तरमीम की, और उस वक्त भी आप चाह रहे थे कि मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बननी चाहिए, बेंचेस नहीं, जजेस की उम्र को भी 68 तक बढ़ा दिया जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो वो ख्वाब अभी ज़िंदा है सर, और उसको भी ताबीर आप रहे कहीं से? देखिए, मुझे तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, लॉ मिनिस्टर को पता होगा, लेकिन मेरा ख्याल है एक रिफॉर्म पहले हमने अमेंडमेंट की है 26, उससे जुडिशरी थोड़ी सी उसको एक किस्म का उसमें रिफॉर्म्स ही लाए हम, क्योंकि ये जो जुडिशरी का कॉन्स्टिट्यूशन से हट के फैसले करते थे जी, या री राइट कहते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट करते हैं,
जो उनका अख्तियार नहीं है। सही। कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ पार्लियामेंट का अख्तियार है, उसको अमेंड करे या वो इंटरप्रिटेशन तो कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो वो आपने देखा कि 2-4 फैसले हुए जिसमें रीराइट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह औरतों का फैसला था। जी जी। या वो एक पंजाब के जो हमजा जी जी, जब उनके खिलाफ वो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी हुआ कि जी जिन्होंने वोट दिया है वो गिना ना जाए और वो डिस्क्वालीफाई भी हो। ये नहीं हो सकता। अगर गिना ना जाए तो फिर सजा किस चीज की? बिल्कुल ऐसे है। तो वो रीराइट किया गया एक खास पर्पज के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा अच्छा काम चल रहा है। वो भी जजेस हैं, बड़े ऑनरेबल जजेस हैं वहाँ पे जो बेंच में हैं, इन्हीं बेंच हैं सारे सूबों में भी हैं। तो बाकी अगर मजीद को जरूरत पड़े तो इस पे कोई कदर नहीं है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन कोई कुरानी सीफा तो नहीं है। यकीन उसमें अमेंडमेंट तो आती रहती है, बट उस वक्त डेस्परेट थे ना सारे आप लोग कि जी बिल्कुल जजेस की उम्र भी बढ़ जानी चाहिए, जो पहला ड्राफ्ट था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सारी बहुत सारे मुल्कों में है। जी जी। लेकिन अब अगर जरूरत महसूस करती है गवर्नमेंट तो उसमें कोई बात नहीं। फिलहाल ऐसी कोई डिबेट नहीं हो रही, कोई डिबेट नहीं हुई, ना मुझे इल्म है कि वहाँ की कोई प्रोसेस हो रही है ऐसी चीज़। सही है। और इनफैक्ट सर मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ का फैसला तो आ गया, मामला सेटल हो गए, लेकिन अभी भी डिबेट हो रही है कि किसकी थी, किसको मिली। और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो गोया कि ANP ने कहा जा रहा है कि होती साहब ने तो कहा है कि थैंक यू वेरी मच, आप मुझे ना दें, जिनकी हैं उनको दें या अपने पास रखें, मैं नहीं चाहता। तो इखलाकी बुनियादों पर मैं इसका हकदार नहीं हूँ। नहीं, मेरा उनको एक आध सीट मिली थी तो उन्होंने इससे पॉलिटिकल शायद कहा कि बेहतर माइलेज लेने की कोशिश की, माइलेज ले लें, ये एक मसूली बात कर ले। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सीटें मेरे हिसाब से ये फैसला ठीक है। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि क्योंकि PTI एक इलेक्शन में जमात ही नहीं थी, रजिस्टर्ड जमात नहीं थी, उसका नाम ही नहीं था, उसका निशान नहीं था। किसी ने एज ए PTI के कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते रहे कैंडिडेट, वो थे ही नहीं क्योंकि वो पार्लियामेंट में थी नहीं तो उसको वो मिल ही नहीं सकती। अगर वो एक है वो हामिद रजा साहब की जमात, जी जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो उन्होंने फिर सुन्नी इत्तेहाद में कर लिया, लेकिन वो इलेक्शन में खुद आप नहीं लड़ा उस पर इलेक्शन, बिल्कुल आज़ाद हैसियत में लड़ा। देखे ना, बात करनी चाहिए जायज़, सही, इस तरह नहीं करनी चाहिए। ये प्रज्यूम कर लें क्योंकि जो आज़ाद थे वो उन PTI के थे। देखो कोई लात चीज़ होती है, कुछ चीज़ सामने होती है, ब्लैक एंड वाइट में होती है। अब कहें कि जी मैं नून से इलेक्शन लड़ा हूँ, लेकिन अंदर से जी इसकी कोई जो था ना, ये पता नहीं क्या था। आप जज हैं और आप लिख दें कि जी हाँ नून से इलेक्शन लड़ा, लेकिन अंदर से मेरा ख्याल है ये था। मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं है, ये और कोई। आप मुझे बताएं कि ये किस तरह लिखा जा सकता। वो तो जजेस ने भी कहा कि पार्टी इलेक्शन आपने नहीं करवाया, अगर आप करवा लेते। देखिए एक हमारा एक तबका है औरतों का, जी हमारे 51% तबका है, बिल पॉपुलेशन का 52 या 51% है। उसकी नुमाइंदगी पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उनकी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, उनको इग्नोर तो नहीं हम कर सकते कि जी हमने आधी तो कर दिया तो आधा जो है हम नहीं करेंगे। उनको जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उनको तकसीम करके उन्होंने पूरी नुमाइंदगी दी है जजेस ने। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल इसको नहीं बनाना चाहिए, आईनी मामलात को, इसको सियासी नहीं बनाना चाहिए। ये जो बात करते हैं ना जी नहीं ये गलत सीटेंगे, ये सियासी बयानी है, ये सियासी बयानी से अलावा कुछ भी नहीं है। अब वो तो खैर PTI के लोग भी मानते हैं कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते तो शायद भले का निशान न छीना जाता। वो बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा लेती। इनको किसने कहा था कि रिमोट एरिया में जाके आप किसी अननोन जगह पे इलेक्शन करा दें? किसने कहा था कि आप उसमें उस तरह लोगों को नोटिस ना करें? देखे ना, अगर मुझे पता है कि मेरे साथ कोई इशू है, फर्ज करें उनके जेहन में है कि जी हमारे साथ इलेक्शन कमीशनर को कोई इशू है, तो वो फिर जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करें कि ये आप इलेक्शन करने हम जा रहे हैं, उनको बताएं फलां जगह पे हमने करना है और ये हमने लोगों को भगवा लिया जो उसके मेंबर काउंसिल के होते हैं। तो इसमें कौन सी बात थी? उन्होंने तो चोरी छप्पे पता नहीं कहाँ से हुआ है, नहीं हुआ, क्या हुआ है। तो ये खुद और सारे वो कहते हैं हम बरिस्टर हैं, कोई कहता है जी हम बड़े वकील हैं, तो उनको अंदर से पता है सारी चीज़ का कि क्या क्या गलतियां हमसे हुई जिसका खमियाजा हमने भुगता है। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। राना साहब, इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि अब सिंपल मेजॉरिटी क्योंकि आ गई है
तो अब अगरचे आप पहले भी कुछ ज़्यादा पीपल्स पार्टी को एंगेज नहीं कर रहे थे, उनके बड़े गिले होते थे कि बजट बन रहा है या नहरों का मामला है या कोई और इश्यूज़ हैं, हमें नून लीग एंगेज नहीं करती। तो सर अब बड़ा वो फिक्रमंद हैं पीपल्स पार्टी वाले कि अब तो सिंपल मेजॉरिटी आपके पास है, ज़रूरत ही कोई नहीं है आपको। नहीं देखिए, मैं ये जो बात है ना, हम सियासी लोग हैं, पीपल्स पार्टी के हमारे साथी रहे हैं, हमने उनके साथ बड़ा 90s में मुश्किल वक्त भी गुजारा है, और फिर हमने COD भी किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया, और हम बड़े वर्किंग रिलेशनशिप भी हमारी रही है। PDM में हमने मिलके सारा वोट और नो कॉन्फिडेंस करवाया, बाद में वो कैबिनेट का हिस्सा भी रहे। तो अभी भी हमारे लाइज हैं, हम उनको बिल्कुल मोतबर अपने इत्तेहादी समझते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें उनके पास हैं। बाकी जो उनकी फीलिंग है, मैं समझता हूँ कि शायद वो पॉलिटिकल मामलात होते हैं जी, कि एक स्टांस लिए रखना कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। अच्छा, बाकी उनको कोई PSDP है या बजट है, उनसे वो करा जाता है, वो सारे प्राइम मिनिस्टर साहब से जो उनकी डिमांड है वो पूरी की जाती है, डेवलपमेंट साइड है, जो भी है। सही। तो बाकी रही हमारी मेजॉरिटी आ गई है, तो मैं समझता हूँ कि एक तो हम सियासी लोग हैं, हम अपने कैरी करेंगे, सब लोगों को कैरी करना चाहते हैं। बिल्कुल, जितने भी इत्तेहादी उनको साथ लेकर चलना हम तो चाहते हैं PTI भी हमारे साथ कैरी हो, वहाँ चले हमारे साथ, तो हाउस को चलना चाहिए अच्छे तरीके से। तो सर कैसे चलेगी? वो तो कहते हैं कि आप तो पिछले दिनों बैठे थे, उन्होंने तो कहा है कि हम तो चाहते हैं कि हुकूमत हमें एंगेज करे, बट सीरियस ना करे। 3 दफ़ा तो प्राइम मिनिस्टर साहब, इफ्तिखार साहब क्या बैठे हैं शाही साहब के स्पीच में, अपनी में, असम्बली में मुखातब करके गौर को तो भाई आए बैठ जाएं, अगर मेरे पास नहीं आना तो स्पीकर के चैम्बर इस्तेमाल कर लेते हैं, न्यूट्रल जगह पे हो जाता है। तो वो आगे से जवाब जो होता है वो एक ऐसे ही करते हैं, आपको पता है जो चीज़ है। कहते हैं सर कि देड़वा से कुछ नहीं है ना, हाथ खाली नहीं कहते पीछे। नहीं, ये उनका ख्याल है, बैठे तो सही ना। अच्छा, ये वही प्रज्यूम कर लेते हैं कि बैठने, देखें इस तरह नहीं चलेगा जब तक वो अपनी माइंड सेट ठीक नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, जब तक अपना सियासी उनकी अप्रोच नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह चीज़ें नहीं चलती जिस तरह वो चला रहे हैं। चला के देख ली है उन्होंने, जब से वो हुकूमत में आए हैं, उन्होंने गैर सियासी हमें चोर चोर डाकू डाकू कहते रहे, फिर अपने ही वो जो गॉड फादर थे उनके साथ लड़ पड़े जी, जिस तरह का हुआ वो आपको पता क्या कहते रहे। फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया तो उसको भी उन्होंने नहीं लिया, अपना एक्सेप्ट नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन जी, बिल्कुल। फिर वहाँ रिजाइन करते रहे, असम्बली तोड़ते रहे। ये लंबी उनकी कहानी है, अनडेमोक्रेटिक एक फाशिस्ट ज़हन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बड़े झुके हुए लोग हैं, हम तकब्बर या किसी चीज़ को इस तरह लेना, ये सब अल्लाह का करम है सही कि अल्लाह ताला मेहरबानी करती है, नीयत अच्छी है, क़यादत की नीयत अच्छी है, प्राइम मिनिस्टर या नवाज शरीफ साहब अच्छी नीयत के साथ चलते हैं आगे, साथियों को सारी बड़े और तरह के लोग हैं। तो वो तो पिछले दिनों कहा थी से पहले कि मैं कोई और डिबेट करूँ, इनफैक्ट ये भी कहा गया था कि मियाँ साहब जिनका माजी में कंडक्ट ऐसा रहा है कि वो भुट्टी साहब के पास जाना हो, बाकी नारोज लोगों को इमरान खान के पास जाना, इमरान खान के पास भी गए थे। तो अब ये जो बीच में एक खबर आई थी कि शायद वो बडियाले भी चले जाएं, जाके समझाएं और अंगेज करें। मैं बड़े मियाँ साहब का एक तो क्योंकि बात करनी तो प्राइम मिनिस्टर से बात, हुकूमत से बात करें, तो मियाँ साहब दूसरा उनका रवैया ये है, उन्होंने जब वो गिर गया था, पता नहीं कहाँ से गिरा था, एक इंतखाबी मुहिम के दौरान जी जी, तो हॉस्पिटल में गए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसको कंपेन खत्म कर दिया अपनी, उन्होंने अपनी कंपेन इलेक्शन की छोड़ दी, बिल्कुल ऐसे, और ये भी शायद कहा कि थोड़ा सा आगे कर दें, ये तंदुरुस्त हो जाए। मुहतरमा की शहादत के बाद उन्होंने कहा था कि इलेक्शन को आगे लेके चलिए, बायकॉट कर इलेक्शन का। कभी हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल बंदा इससे तोको कर सकते हैं इन चीज़ों की, वैल्यूज़ की, इमरान खान से सही इनसे वैल्यूज़ की तोको कर सकते हैं कि इस तरह का वो जेस्चर देगा। ये बनी गाला जब ये 13 में प्राइम मिनिस्टर बने तो बनी गाला गया इसके पास, बिल्कुल ऐसे, और वहाँ पे उसने डिमांड की कि मेरी सड़क बना दे, और बना भी दी गई, बना भी दी। तो मेरा मतलब इसको उन्होंने ये जो क्या शौकत खानम हॉस्पिटल है उसके लिए ज़मीन दी, पैसे दिए, प्लाट भी दिया, और फिर 50 करोड़ रुपया भी दिया। तो मैं समझता हूँ कि
तो सर आप अपनी रविश आप भी ना बदले ना, आप नहीं बदले, किस दिन बदली हमने? तो अभी जो कहा जा रहा है कि चलो फिर एंगेज करते हैं, उनको गले लगा तो कर तो रहे हैं। अच्छा। हम कहते हैं आए बैठे, बैठ के होना है कि किस तरह करें। अच्छा ठीक है, बट वहाँ जाके मिलना ये बात करना मुमकिन नहीं है फिलहाल। वहाँ जाके किस तरह, मेरा मतलब क्या, उनके यहाँ बाहर चेयरमैन है, उनके बंदे हैं, तो उनको एंगेज किया जा सकता है। बिल्कुल, वो देखना एक पार्टी है, पार्टी के साथ ही एंगेज होना है ना। तो हमारे साथ बैठे, अभी भी हम ऑफर कर रहे हैं कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, आए बैठे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं खुद बैठने को तैयार हूँ, व्हाट एल्स। बिल्कुल, इससे ज्यादा तो नहीं कि ये नहीं कि मुझे या किसी और को बिठाएंगे, उन्होंने कहा मैं खुद बैठने को तैयार हूँ। और इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है सर, पिछले दिन अगर आपने सुना हो, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट, वो कह रहे हैं कि जी बेहतर होता है कि हम या तो कैबिनेट का हिस्सा बन जाएं या फिर अलग हो जाएं। तो आपको लगता है, क्योंकि शुरू में तो लगता है कि ये ऑफ़र दी गई थी कि हाफ टर्म के लिए शहबाज साहब होंगे, उसके बाद बिलावल कोई आ सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनका ये कहना, इसका मतलब क्या है, वो क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि आधे या ऑफर की थी कि आधे टाइम के लिए शहबाज साहब हो जाएंगे। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट जो है ना, इसको कंटिन्यूटी रहनी चाहिए ताकि पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हों और आगे बढ़े। पाकिस्तान के जो सिस्टम है उसका ख़राबी ये एक वन ऑफ द फैक्टर कि कभी कंटिन्यूटी नहीं रही। अगर कोई गवर्नमेंट आई है, कोई 22 महीने बाद चली गई, कोई 18 महीने बाद चली गई, कोई 2 साल बाद चली गई, आपके सामने ही है। प्राइम मिनिस्टर को जेलों में जाना पड़ा, दुनिया में जहाँ भी डेवलपमेंट हुई है या लोगों ने टर्न अराउंड किया है मुल्कों ने, वहाँ देखें, वहाँ कंटिन्यूटी रही है। सिंगापुर को देखें, 30 साल मिस्टर ली रहे, महातीर को 20 साल रहे, अपन ये उर्दगान बैठे हुए हैं हिंदुस्तान ही बन के सर। हिंदुस्तान में आपको देखती दूसरी या तीसरी टर्म है सर, दूसरी पहले मनमोहन 2 टर्म रहे, मनमोहन सिंह रहे। उन्होंने हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट जो मियां नवाज शरीफ साहब का था वो इम्प्लीमेंट बिल्कुल ऐसे है सर। तो कहने का मकसद है कि यहाँ कंटिन्यूटी नहीं होती। तो मैं समझता हूँ 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल रहें। बाकी रही कैबिनेट में हमारी तरफ से ऑफर थी, मैं ज़ाती तौर पर कहता रहा कि आप ना करें, आप कैबिनेट में आ जाएं, ताकि ये जो कहते हैं जी हमें पूछा नहीं जाता, कैबिनेट का हिस्सा होते वो डिसीजन में आते। लेकिन वो सारे इनके सीनियर मेंबर दे वर ऑफ द ओपिनियन कि हमें वी शुड जॉइन द कैबिनेट। अच्छा, हाँ, लेकिन उनके चेयरमैन का ये ख्याल था कि नो। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि ये नहीं हो सकता कि आप हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं और दूसरी साइड पे ये कहेंगे जी शायद लोग हमें ये कहेंगे ये अपोजिशन में आए, तो एक टिकट में 2 मजे नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। हाँ, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, हाँ, हमारे इलाही हैं और तमाम फैसलों की ओनरशिप भी ले रहे हैं। ओनरशिप भी लेनी चाहिए उनको। और सारे प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होती रहती है, उनको हम कॉन्फिडेंस में लेते रहते हैं, उनकी लीडरशिप को। हाँ डेफिनेटली, आप डेलीगेशन के हेड बन के भी गए हैं, जब पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट साहब को मसला डिस्कस करना होता है, प्रेसिडेंट साहब के पास चले जाते हैं। आपने देखा होगा 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि कोई इशू आया तो वहाँ पे चले गए खुद। तो ये इशू है। प्रेसिडेंट के भी बारे में पिछले दिनों कुछ खबरें आई थी कि उनको शायद हटाया जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी सोच है, पता नहीं कौन ये कर लेता है कि जी हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? बैठे हुए हैं, ठीक है, और कोई ऐसा इशू नहीं है इनफैक्ट, बल्कि कोई ऐसी कुछ, क्योंकि उनके ख्याल कुछ लोगों का ये भी था कि शायद वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हो, तो कोई वहाँ से खबर जनरेट हुई हो। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि जरदारी साहब को कहें कि जी मैं प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ आना चाह रहा हूँ। क्यों, अब तो मेजोरिटी हमारी है। अब नहीं, मेरा ये बस मीडिया को थोड़ा चाहिए होता है। चाहिए, मैं समझता मीडिया जो चीज़ें कर रहा होता है वो बात चीज़ों का तो मैं भी प्रिवी होता हूँ, वो उसमें मेरा कोई 40% चीज़ें ठीक नहीं होती। कुछ तो चीज़ें ऐसी होती है कि शायद इनिशियली डिस्कस होती हैं बट उस आइडियाज को ड्रॉप कर दिया जाता है। बट मीडिया के अंदर नहीं, वो ब्रेन चाइल्ड कोई और ही होता है। अच्छा, ब्रेन चाइल्ड कोई और है, ऐसे ही बस लगे रहते हैं। तो लोगों को थोड़ा सा कहीं गोया के वे करने के लिए कि बैक फुट पे रहें, कोई एडवेंचर न करें, इसीलिए मेरा ख्याल में खबरें मार्केट में लाई जाती हैं। मसला क्या है जी मीडिया का? इनका ये है कि कोई चस्के वाली चीज़ चलती रहे, जैसे हमारी मार्केट का मसला है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, मेरा मिजाज और है। मुझसे कोई क्वेश्चन करें तो मैं कोई उस तरह की बात नहीं करता। सही। तो वो कहता है ये तो हो गया ना जी, बिल्कुल आपने बातें की हैं, लेकिन वो ऐसी बात करें जैसे खबरियत को जो खबर बन सके, जो टिकर चल सके। बिल्कुल ऐसे। तो बाज हमारे साथी वो ऐसी खबरें देते हैं टिकर्स बने, थोड़े से सनसनीखेज़ी फैले। सही है। वो कहते नहीं हमारे जो व्यूअर्स हैं
उनकी तादाद बढ़नी चाहिए, उनकी मजा नहीं आता जब तक सनसनीखेज न हो। कोई लाइकिंग्स आनी चाहिए। हाँ, कोई ना कोई कहेगा कि जी हाँ वहाँ पे ये हो रहा है, कोई वहाँ पे ये सोच आ रही है, अमेरिका इस तरह सोच रहा है, फलां सोच रहा है। हाँ, यही है कि पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, आप जा रहे हैं, नो लिखने का आगे। मैं नहीं जाना चाहता क्या क्या होता है कि बाजी हफ्ता 10 दिन है या फलां है, कि मुझे कुछ समझ नहीं आती। बहरहाल सर, मीडिया के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी आ रही होती है कि जो कोई ना कोई बहरहाल जनरेट कर रहे होते हैं। छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। राना साहब, इन दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अगरचे 26वीं तरमीम में भी बड़ा उनका कलीदी रोल रहा है, बट हालिया दिनों में मुलाकातें हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब मिले हैं, अमीर मकाम साहब मिले हैं, और जब सर अमीर मकाम साहब मिले तो लगता ही है कि फिर खैर पख्तूनख्वा के अंदर कोई कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे बदलाव लाया जाए, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के बाद अब इक्वेशन चेंज हो गई है। तो कुछ ऐसा इरादा है, क्योंकि अगर है भी सही तो सर जमहूरी है, अगर जिसके पास मेजॉरिटी होगी हुकूमत बना सकता है वहाँ पे। आपने बिल्कुल शाह साहब बजा कहा। देखिए, जो मौलाना साहब हैं बड़े सियासतदान हैं जी, और हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, हमारे साथी भी रहे हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी रहे, लेकिन नेचुरल जो उनका अलायंस है वो हमारे साथ बनता है। क्योंकि जो KPK में उनका बेस है जी जी, मौलाना साहब का, वहाँ पे उनके जो मुखालफ हैं इलेक्शन में या सियासत में वो PTI है, इसमें कोई शक नहीं, उनके अपने हल्के में भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। तो ये अननेचुरल सी बात है कि वो अगर ये हो कि जी वो PTI और मौलाना साहब इकट्ठे हों तो उनको हमारे साथ चलना चाहिए। तो अभी जो आपने बात दूसरी की KPK की, KPK देखें वोट और नो कॉन्फिडेंस एक आईनी मामला है जी बिल्कुल, लेकिन अभी तो कोई ऐसी सोच नहीं है। तो सर ये मुलाकातें वैसे मुलाकातें ये सियासी तौर पे होनी चाहिए, होती रहती हैं लाइक माइंडेड लोगों में, और जो दूसरे भी होते हैं उनके साथ भी हम मिलते हैं। सही है, हमें जाते आते PTI वालों के साथ भी असेंबली में बात होती है। तो वो तो मैं समझता हूँ कि मे भी जो वहाँ पे स्पेशल सीटें हैं उनके मतलब कोई डिस्कस हुआ हो, लेकिन जो वोट और नो कॉन्फिडेंस वाली बात है अभी उस पर कोई काम नहीं हुआ, ना हो रहा है। नहीं, वो कह रहा था कि मौलाना साहब ने शहबाज साहब को बताया कि खुद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वहाँ पे 35 की तादाद है उनकी, जो PTI का कहा जाता है कि हैं शायद, बट वो कह रहे हैं मौलाना साहब को कि तब्दीली लेके आए। तो अगर कोई वो लोग भी शामिल हो जाते हैं और एक आ जाता है साइजेबल नंबर आप लोगों के पास, तो अगेन जैसे आप कह रहे हैं कि इससे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप कर सकते हैं, तो फिर होगा आ जाता है। और अगर सोचती है हमारी जमात और मौलाना साहब या जो PPP, उधर PPP का ही वोट है जी, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने कहा अभी इस पर कोई ऐसा नहीं हुआ कि इस पर कोई सीरियसली इसको कोई देखा गया है कि भी करना है हमने। सही है। तो इनफैक्ट सर ये भी कुछ कहा जा रहा है कि खान साहब क्योंकि नेगोशिएशंस ना हो सकी या इनकम्प्लीट रहीं, फिर अदालतों से वो कहा जा रहा है कि चीज़ें बड़ी डिलेड हैं, और अब वो डेस्परेशन के अंदर बकौल इरफान सिद्दीकी साहब के कि आखिरी कार्ड खेलने जा रहे हैं, वो अपने बच्चों का है, तो कहा जा रहा है कि शायद वो पाकिस्तान आ रहे हैं। रियासत पाकिस्तान कैसे डील करेगी? देखिए, मैं इस पे क्या कमेंट करूँ। वो बच्चों की जो परवरिश है ना वो किसी और माहौल में हुई है जी, इसमें और वो आके यहाँ जो पॉलिटिक्स है उसका टेस्ट उनको पता लगना चाहिए आगे पाकिस्तान में कैसी सियासत होती है, पाकिस्तान में कैसी सियासत होती है। और वो अगर आना चाहते हैं तो आए, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कार्ड मैं समझता हूँ कि ये कार्ड इसको कार्ड ना ही समझे। अच्छा, कार्ड आई ना समझे। मैं तो बिल्कुल इसको रूल आउट कर रहा हूँ सही कि आप जानते हैं वो जहाँ रहते हैं वो ज्यू फैमिली है जी, यहूदियों की फैमिली है, वहाँ पे रहते हैं। वो जिस तरह माहौल में पड़े हैं, जिस तरह वो, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, जिस तरह की उनकी लिविंग है, जहाँ उनका सोशलाइजेशन है, जिस तरह यहाँ तो पॉलिटिक्स UK वाली तो नहीं है ना। इधर तो सारे सियासतदान जेलों में जाते हैं, तो पता नहीं क्या क्या भुगतना पड़ता है। आजकल का जो मौसम है तो वो आए बिल्कुल। अगर किसी का ख्याल है कि कौम उन बच्चों को वेलकम करेगी तो मेरा ख्याल ये खाम ख्याली है, बिल्कुल खाम ख्याली है। बट हुकूमत कैसे वेलकम करेगी सर? वो अगेन मतलब अगर कोई लाइन क्रॉस करता है तो फिर कानून वैसे लाइन अगर लाइन क्रॉस करता है वो कोई भी हो, वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ज़रा बार भी किसी जगह जोल नहीं आनी चाहिए।
जहाँ स्टेट की रेट है या कोई कानून हाथ में लेता है या कोई गलत इरादा रखता है पाकिस्तान के मतलब या सिस्टम के मतलब या कोई और ख़राबी पैदा करता है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है पाकिस्तान में, तो वो तो ना होनी चाहिए, ना होने देनी चाहिए। वो पाकिस्तानी शहरी हो जो गैर मुल्की कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। किसी को ये तो मैं समझता हूँ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि हम गवर्नमेंट इसको करे, सही इंश्योर करे। तो ये तो नहीं ना कि फ्री फॉर ऑल तो नहीं है, सही कि जो मर्जी आए और पाकिस्तान कोई प्ले ग्राउंड है कि आके तो बाकी उसके बेटे है, मैं समझता हूँ ये बस बयान ही आप पढ़ लें बस, इसके अलावा कुछ नहीं है कुछ इनफैक्ट। भी नहीं है। लेकिन कुछ थोड़ा सा उनका ये गिला राना साहब दुरुस्त है कि अदालतों में चीज़ें गैर ज़रूरी तौर पर डिले हो रही हैं, उनकी ज़मानतों की दरख्वास्तें कई माह तक उनकी समाअत नहीं होती, पर कहीं ऐसा होता है कि बड़े स्पीडी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो कुछ आपको लगता है कि उनके जो गिले हैं वो जायज़ भी हैं? देखिए इसीलिए हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं ये उसमें लेके आए हैं और कुछ लॉ भी रिफॉर्म कर रहे हैं, लॉ रिफॉर्म्स ला रहे हैं। हमारी तो अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि स्पीडी ट्रायल हों और लोगों को, आम आदमी को जो इंसाफ है वो जल्द और फौरी और रिगार्डलेस के प्राइम मिनिस्टर हो किसी को रिगार्डलेस। जी मैं उसमें बड़ा मैंने एक दफ़ा काम किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कमेटी बनाई थी, उसमें मैंने बड़ा काम किया था। वो उसमें मुसरफ टीयर थे जो कुछ काम किए थे कि इस तरह केसेस की जो अपील है एक सिर्फ अलाउ होनी चाहिए, ये नहीं कि सिविल जज है, सेशन जज है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर रिव्यू है, फिर रिमांड है, सो ऑन। तो उसमें एविडेंस एक्ट को बेहतर करने की ज़रूरत है, उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, CRPC के जो प्रोसीजर है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। हो सकता है और शायद मिनिस्टर साहब हमारे लॉ मिनिस्टर उस पर काम किया है, उन्होंने किया है काम, और शायद आने वाले दिनों में आप देखेंगे भी। तो हमारी तो ख्वाहिश है। तो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज हैं, अदालतें हैं, अगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इस पर ट्रायल नहीं जल्दी हो रहा, तो वहाँ पे डायरेक्शन आ जाती है हायर कोर्ट से। सही है। हम अक्सर लोग जाते हैं कि जी वो सेशन जज को कह देते हैं या किसी को भाई विद इन 30 डेज, विद इन 6 मंथ, विद इन 3 मंथ से इसको मुकम्मल करें। तो मैं समझता हूँ कि उनको फोरम अवेलेबल है, उन्हीं को जाके तो इस्तेमाल जाके करें। उसमें मतलब देखें ना, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आप उसमें भी इतबार नहीं कर रहे, हाई कोर्ट्स हैं उसमें भी इतबार नहीं कर रहे, आप लोअर जुडिशरी है उसमें भी आप इतबार नहीं कर रहे, आप गवर्नमेंट जो है एग्जेक्टिव उसमें भी इतबार नहीं कर रहे, आप के गिले इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। तो आप अपने अंदर नहीं जाके देख रहे सही कि मैंने क्या क्या किया है, सही मेरी कहाँ मैंने वायलेशंस की हैं, कहाँ मैंने खराबी की है, वहाँ कहाँ करप्शन हुई है, सही। तो उन पे भी तो देखे ना। यकीनन होना चाहिए। जब उसका जवाब क्यों नहीं देते कि आप कि बेगम साहबा ने वहाँ से इतने सेट हीरे ले लिए और जवाहरात ले लिए, आपने ले लिए, घड़ियाँ ले लिए, आपने घड़ियाँ बेच दी, तो उसका जवाब अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे और कानूनी तौर पे नहीं बनता। अदालतों को सेटिस्फाई करके तो मेरे ख्याल में फिर नहीं, वैसे भी बनता है, अगर एक यकीनन बनता है। कौमी सतह पे क़यादत कर रहा है एक पार्टी की, तो क्या अवाम को नहीं बताना चाहिए सियासी तौर पे, यकीनन अखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे? अवामी नुमाइंदे के तौर पे तो आपको खुली किताब होना चाहिए, खुली किताब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक लोगों है। को पूछने का हक है कि भाई आपके ये जो ज़राए जिस तरह रह रहे हैं, आपके पीछे क्या इसका सोर्स है, इसका सोर्स ऑफ इनकम आज तक मुझे बता सकते हैं? कोई एक, सर आप रियासत है ना, पूछे ना सर, आप पूछे ना सर, कोई एक सोर्स ऑफ इनकम बता दें कि कोई ज़मीनें हैं, कोई बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, कोई हाँ डोनेशन है, जो लीगल है, इलीगल है, इंडिया से आए हैं, यहूदियों से आए, बैठे ना सर, आपके पास वसाइल है, चेक करें ना सर, क्यों नहीं करते? चेक करते हैं तो वो कहते हैं हमारे साथ जाती है, विक्टिमाइजेशन हो रही है। लेकिन सर लास्टली ये भी जानना चाहूँगा सर, ये जो पंजाब में बजट के दिनों में जो वहाँ पे अपोजिशन ने एहतजाज किया, सर अगेन हम कहते हैं कि अपोजिशन का हक है कि वो एहतजाज करें, बट स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद सर को टू मच नहीं हो गया डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रेफरेंस दायर कर देना? मैं बताऊं, मैं बड़ा बिलीवर हूँ इस पे जी कि जो असम्बलियाँ हैं वो वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप कानून में जो भी बनाएं, जो पॉलिसी लाएं, जो भी, लेकिन हल्ला गुल्ला, मार कुटाई, माँ बहन, गाली गलोच, ये किसी तरीके से जायज़ नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है प्ले कार्ड असम्बलियों में लाएं? कहाँ लिखा हुआ है कि मोबाइल लाएं? आज तो मैं समझता हूँ जो एक सैंक्टिटी है
वो बिल्कुल स्पीकर पंजाब असम्बली बिल्कुल सही कर रहे हैं। उन्होंने वो जो मेक श्योर करना रेड लाइन जो क्रॉस की है कि हमें रुकना चाहिए। आप मुझे बताएं, जो हमारे कौमी असम्बली में अपोजिशन है, इन्हें बताएं कि इस 1.25 साल हो गया या 1.5 साल, पता नहीं कितना टाइम हो गया है, 1 साल से ऊपर ही हो गया, 4-5 महीने हो गए, तो इसमें उन्होंने एक भी कोई ऐसा काम किया जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए कोई बेहतरी का उसमें आंसर हो। एक ही रट है, बानी को रहा करो, बानी को रहा करो, आपकी गवर्नेंस सही नहीं है, बानी को रहा करो, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी सही नहीं है, बानी को रहा करो, आपके फलां सही नहीं। ये नहीं कहते कि इस तरह सही करें। आपको होता है ना कि गवर्नमेंट होती है एक तरह से, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। उनकी जो एस्पायरेशन है, उनके जो मामलात हैं बेहतर करने के लिए, यहाँ आके बात क्यों नहीं करते? मुझे बताया कोई बात करते हैं, आपके शायद दुरुस्त लगाए होते हैं उन्होंने, पटके पहन के आ जाते हैं पीटीआई के। यार की क्या रिफ्लेक्शन है, लोगों को पता है आप पीटीआई के हैं, और वहाँ पे अजीबोगरीब बात कर देते हैं और बैठे हैं स्वाय। आप कर फाइनेंस मिनिस्टर जो स्पीच कर रहा था, सही, आप बताएं उसके ऊपर आगे चढ़ गए यकीनी तौर पे। लेकिन वो कहते हैं कि सजा जरा टू मच है कि आप ऐवान से निकाल दें, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दे, तो आप समझते हैं कि सस्पेंशन होनी चाहिए? अगर वो पता नहीं उस हद तक बात जाती है या नहीं जाती। बड़ा समझदार स्पीकर, बड़ा समझदार आदमी है, लर्नड है, बैकग्राउंड है, लॉ का बैकग्राउंड है, उनका बैकग्राउंड है, लीगल माइंडेड है, और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी है। बिल्कुल मैं बताऊं, वो बहुत ठीक है। वो उसकी अप्रोच बड़ी पॉजिटिव होती है। उसने इनको बड़ी स्पेस दी है, बड़ी स्पेस दी है उसने अपोजिशन को। मैं भी कहता था इतनी स्पेस दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अगर वहां तक नौबत आ जाती है, देन अगेन फोरम्स आर अवेलेबल। अब वहाँ जाए, अगर वो अपने आप को जस्टिफाई करते तो ये फोरम है, दूसरा है, तीसरा है, वहाँ पे ऐसी कौन सी बात है? सही, कोई खुदा न खास्ता पहले जो डिस्क्वालीफाई होते हैं वो अपीलें नहीं करते। और लास्टली सर क्विकली क्वेश्चन, और मैं चाहूँगा क्विकली जवाब की। कहा जा रहा है कि फेडरेशन के यूनिट्स को अब छोटा कर देना चाहिए, उससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। पिछले दिनों भी हमने सवाल किया हसन इकबाल साहब से, तो उनका ख्याल भी ये था कि अब नए सूबे बनने चाहिए। ये जो आपने बात की है इफ्तिखार साहब, इतनी अहम बात की है। ऑनेस्टली हमारा वे फॉरवर्ड जो है, जो गवर्नेंस के मतलब है, जो डेवलपमेंट के मतलब है, इकॉनमी बेहतर करने के मतलब है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी एक ही हल है कि हम सूबे छोटे करें। कोई नहीं है, फेडरेशन मजबूत होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, फेडरेशन भी ऐसे मजबूत होगी। मैं जब से मैंने पॉलिटिकल अरेना में कदम रखा है, मैं उस वक्त से ये प्रचार कर रहा हूँ। 85 में मैंने आर्टिकल्स भी लिखे, मैंने सारा कुछ किया, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करता रहा उस वक्त। तो मेरा आज भी ये स्ट्रॉन्ग, मैं इसके लिए खड़ा हूँ कि जब तक ये नहीं होगा, ये जो हमारी जो चीज़ें हैं उसमें बहुत बेहतरी नहीं आएगी। तो 2/3 अक्सरियत है ना सर अब तो? जी, अब तो 2/3 अक्सरियत आ गई। नहीं, वो थोड़ी सी पॉलिटिकल मसले हो सकते हैं, मतलब सिंध का मसला हो सकता है और भी, लेकिन सबको पंजाब के भी करें, वो सिंध के जहाँ जहाँ और वायबल है, पाकिस्तान भी किए हुए हैं, डिफाइन किए हुए हैं, उनको डिमार्केशन हो चुकी है, हुई है, मतलब कई दफ़ा एक्सरसाइज हुई है ये। अच्छा, और बड़ा क्लैरिटी के साथ हुई है कि ये एरिया है, जोग्राफिकली ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से ठीक है और कल्चरली ठीक है। जैसा पुठवार है, या आप जनूबी हज़ारा हो गया, हज़ारा हो गया, या उधर सिंध में, बलूचिस्तान में, इवन के बहावलपुर में कर सकते हैं। बिल्कुल, वहाँ 3 बन सकते हैं जो मैंने स्टडी की हुई है, उस पर काम किया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन, मैं आई एम ऑल आउट, मेरी तो ये फिलॉसफी है, नज़रिया है मेरा। बहुत शुक्रिया राना तबीयत हुसैन कि आपने गुफ्तगू से। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।